बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ईद का दिन है, लोग ईद मना रहे हैं, ईद की खुशियां मना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ईद का दिन गुजार रहे हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए ये ईद भी काफ़ी भारी साबित हो रही है। और ईद के दिन भी हमारे हुक्मरान 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है उनके कायदीन को चैन नहीं था। उनके सरों पे एक ही भूत सवार था और वो था इमरान खान साहब का। और इलेक्शन और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सारी तलवारें जो हैं जो उन्होंने तैयार की थी पाकिस्तान के मीडिया के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए और पाकिस्तान के अपने मुखालफिन के लिए, अब वो तलवारें सारी जो हैं वो वापस उन्हीं पे चलना शुरू हो गई हैं। और एक एक करके उनका जो हर आने वाला दिन है वो मुसीबत का शिकार है। वो मिन्नत अल्लाह कर किया जा रहा है। बज़ाहिर धमकियाँ शमकियाँ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी गुफ्तगू जो सुना करें वो धमकियों पर मबनी है, उस पर एतबार ना किया करें। अंदर खाने ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और बाकायदा तौर पे मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि जनाब हमें बचाएं। ख़ास तौर पे दो जमातें जो हैं, और दो जमातों का तो जो दो जमातें पूरी भी नहीं बल्कि जमातों के अंदर कैंप्स हैं वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हमें बचाएं जी, कि हमें कुछ गारंटीज मिल जाएं। गारंटीज क्या हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और NRO2 जो है उसको अगर तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए किसी भी तरीके से तो हम मज़ाहमत जो है वो मज़ाहमती बयानियाँ वो कम कर देंगे और हम मुकम्मल तौर पे ताउन करेंगे। और असील कुक्कड़ बन के, जो आपको पता है असील कुक्कड़ कौन सा होता है, असील मुर्गा, तो असील मुर्गे बन के हम ताबेदारी करेंगे। बस हमें ज़रा हमारी जो चमड़ी दमड़ी है उसकी ज़मानत दे दें कि वो इलेक्शन के बाद वो महफूज रहेगी और NRO2 जो है वो वापस नहीं होगा। और हम जो कुछ हो चुका वो हो चुका, और आइंदा के लिए भी अगर कोई माफ़ीनामा लिखवाना है तो लिखवा लें, तो हम तैयार हैं। लेकिन हालात उनके काबू में है नहीं, क्योंकि अब मामला जो हैं वो फैल चुके हैं। वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से फैले हैं। और इतनी बेचैनी जो पाई जाती है कि ईद के दिन भी इनकी हड्डी में चैन नहीं था और ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे। और जिस रहनुमा ने गुफ्तगू की, खासतौर पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों में जिसने की, उनकी गुफ्तगू का मौजू जो है वो इमरान खान ज़रूर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर था। उसकी बहुत बड़ी वजह आ रही है कि इनको अंदाज़ा है कि जब भी इलेक्शन होंगे क्लीन स्वीप होगा और इनका हो जाएगा वाइट वॉश। क्रिकेट की ज़ुबान में, खेल की ज़ुबान में जब वाइट वॉश होता है यानी कि पूरी की पूरी सीरीज़ कोई टीम ले उड़े तो उसको वाइट वॉश कहते हैं। तो इनका वाइट वॉश होने वाला है और इनके हथ पल्ले कुछ नहीं आना। लेकिन इब्तदा करते हैं, खबरें आपसे कुछ जोड़ते हैं, कुछ डॉट्स मिला के आपको बताता हूँ कि स्टोरी बन क्या रही है, तस्वीर क्या बन रही है, बेचैनी की शिद्दत कितनी है। लेकिन उससे पहले जी, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त सेनेटर अनवर बेग जो हैं उनका कल इंतकाल हुआ था और आज उनकी तदफीन हुई है इस्लामाबाद में। बहुत ही अच्छे इंसान थे, नफीस इंसान थे, पुरबहार शख्सियत और दोस्तों के दोस्त थे। और सबसे बढ़कर हमें उनसे ज़्यादा उनसे इसलिए भी है कि वो शहीद अरशद शरीफ के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके साथ जब मुश्किल हालात में थे शहीद अरशद, तो उनके साथ वो मुसलसल राब्ते में भी रहे। और आखिरी फ़ोन कॉल, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आखिरी फ़ोन कॉल जो है वो सेनेटर अनवर बेग ने ही रिसीव की थी और उन्हीं से गुफ्तगू हुई थी अनवर बेग साहब के साथ, शहीद अरशद शरीफ की। क्योंकि अनवर बेग साहब ने मुझे ख़ुद भी बताया था उस टाइमिंग के, वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं लोग, लेकिन नहीं, सेनेटर अनवर बेग ने मुझे ख़ुद बताया कि मेरी इतने बजे बात हुई और मैंने उनसे पूछा शहीद अरशद से कि कोई गुफ्तगू चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रा ठहर के फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तो सेनेटर अनवर बेग ने कहा कि मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और क्योंकि अरशद जो है वो इस तरीके से फ़ोन बंद नहीं करता। कहते मैंने फिर फ़ोन किया तो उसके जवाब में उनका मैसेज आ गया कि मैं आपको 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मैं खुद कॉल करूँगा। और फ़ोन उसके बाद मैंने मैसेज किया तो वो कहते हैं कि वो मैसेज आखिरी दम तक जो है वो डिलीवर नहीं हुआ था, सिंगल क्लिक था उसका, डबल क्लिक नहीं हो सका। यानी उसके बाद शहीद अरशद शरीफ का फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हुआ था और वो बंद हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कुछ ही देर के बाद कोई सुबह जब मैं कहते हैं फजर के वक्त मैंने देखा तो खबरें चल रही थी और मुझे किसी ने बताया कि ये हो गया, तो मेरे लिए बिल्कुल एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, नाकाबिल यकीन
کہ میری بات ہوئی ہے، اور میری کو 2-3 گھنٹے پہلے تو انہوں نے کہا میری بات ہوئی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن جب وہ خبریں پڑھیں تو پتہ چلا اور کہ واقعتاً ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے بھی سینیٹر انور بیگ صاحب، ان کے سینے میں اور کیا راز تھے، کیا اور کیا جانتے تھے، وہ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا سینیٹر انور بیگ جانتے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ان کی آج تدفین ہو گئی ہے، آج نماز جنازہ تھا، عید کے روز ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے جو سوگواران ان کی فیملی ہے ان کو صبر دے گی۔ بہرحال اب آتے ہیں واپس اپنے پولیٹیکل خبر کی طرف۔ خبر یہ ہے، عید والے دن شہباز شریف صاحب نے ایک تو آرمی چیف کو فون کیا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، پاک فضائیہ کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ، ان سب کو فون کیا، پھر ایک لاہور میں سینٹرل جیل کا دورہ بھی کیا۔ لیکن انہوں نے جو فون کیے جی سیاسی رہنماؤں کو، وہ زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی، پھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے بات کی، سردار اختر مینگل سے، چودھری شجاعت صاحب سے، ڈاکٹر خالد محفوظ صدیقی صاحب سے، محمود خان اچک رئی صاحب سے، آفتاب احمد خان چیرپاؤ صاحب سے، پروفیسر ساجد میر صاحب سے، شاہ اویس نورانی کو بھی فون کیا، اور جماعت اسلامی کے امیر جماعت سراج الحق صاحب سے بات ہوئی ان کی، پھر چاروں گورنرز کو فون کیا، پھر نگراں وزرائے اعلیٰ، اور خاص طور پہ 2 ہی نگراں وزیر اعلیٰ ان سے بات ہوئی ان کی، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ سے، پھر وزیر اعلیٰ سندھ سے بات انہوں نے کی ہے۔ اس طریقے سے وہ سارا دن فون کھیلتے رہے، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی فون کیا، اور ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی صاحب کے صاحبزادے ان کو بھی فون کیا۔ تو یہ ہوتے رہے ہیں فون، اور ان فون کا مقصد بظاہر تو انہوں نے کہا جی میں نے مبارکباد دینی تھی، لیکن مبارکباد سے زیادہ وہ جو 26 اپریل کو ایک بلائی ہوئی ہے جی آل پارٹیز کانفرنس، اے پی سی حکمراں اتحاد کا اجلاس بلایا ہے، اور اس میں حکمراں اتحاد اور خاص طور پہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اس طرح کی تصدیق نہیں، صرف حکمراں اتحاد ہی سمجھیں، اور ساتھ جماعت اسلامی کو ایڈ کیا گیا ہے، ان سب کو بلایا ہے، اور اس میں عام انتخابات ایک ہی دن کروانے کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 27 تاریخ کو دوبارہ طلب کیا ہوا، اور 27 تاریخ تک انہوں نے اگر دے دیا، کوئی انڈرٹیکنگ دے دی اور ایک دن انتخابات کروانے کے بارے میں بتا دیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک حکم صادر کر دے گی۔ پنجاب انتخابات کے حوالے سے تو آلریڈی حکم موجود ہے، اٹارنی جنرل نے ریکویسٹ کی تھی، اور چیمبر میں اٹارنی جنرل نے فاروق ایچ نائک صاحب نے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی چیمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب سے، جسٹس منیب اختر صاحب سے، کہ آپ آرڈر سسپینڈ کر دیں پنجاب کے الیکشن کا۔ تو سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ کہ ان کی یہ درخواست مسترد کر دی، بلکہ جو آرڈر آف دا ڈے اس دن جاری کیا گیا اس میں دوبارہ انہوں نے آرٹیکل 189 اور 190 کا ذکر کیا۔ اب یہ آج جو عید کے موقع پہ مختلف رہنماؤں نے، حکمراں جماعت کے رہنماؤں نے جو مختلف گفتگو کی، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جناب ہم ایک ہی دن انتخابات کروانے کے حق میں ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ پورے ملک میں نگراں سیٹ اپ ہو اور الیکشن ہو۔ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ایک ہی دن الیکشن کروانا ہے ہم نے، اور نہ صرف ایک دن الیکشن کروانا ہے بلکہ نگراں سیٹ اپ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں قومی اسمبلی کب توڑنی ہے، بلوچستان اور سندھ اسمبلی تحلیل کریں، اور ایک ہی دن الیکشن ہو جائے گا، اور 14 مئی کی تاریخ جو ہے پنجاب کا الیکشن وہ بھی تھوڑا سا آگے جا سکتا ہے اگر پورے ملک کے انتخابات کا اعلان ہو گیا تو۔ یہ چیزیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی خبر چلی تھی کہ جناب شاید وہ ریویو پٹیشن فائل کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کا جب آرڈر آف دا ڈے آیا، کورٹ آرڈر آ گیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے بھی وہ خبر جو ہے وہ ذرائع سے چلوائی تھی، تو خبر ان کو واپس لینا پڑی۔ انہوں نے کہا جی ہم کوئی ریویو فائل نہیں کر رہے، بلکہ ہم تیاری کر رہے ہیں الیکشن کی، اور عید کی چھٹیوں میں بھی الیکشن کے دفاتر جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ کھلے رہیں گے۔ لہٰذا یہ ہے صورتحال۔ ویسے تو 5 چھٹیاں ہیں، تو وہ صرف 2 چھٹیاں کریں گے، باقی دفاتر کھلے رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب صرف ان کے پاس ہیں جی 26 تاریخ کو انہوں نے گفتگو فرمانی ہے، اور اگر انہوں نے یہ دے دیا، تاریخ دے دی تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ سپریم کورٹ پاکستان اپنا راستہ خود متعین کرے گی۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ سپریم کورٹ کو بہت ہی
अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और उनको धमकियाँ शमकियाँ भी लगा रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरीके से और बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से जिस अंदाज से बाहर जो उस दिन मेला लगाया, अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फुल बेंच के सामने इनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था, चेम्बर में बिल्कुल मुख्तलिफ था। मिन्नत समाजत, तरले, ये सब कुछ रास्ता दे दें, थोड़ा सा हमें स्पेस दे दें, हम मुज़ाकरात हम बग़ैर किसी तलवार के कर सकें। ऊपर अगर अदालती फैसला लटक रहा होगा तो हम कैसे मुज़ाकरात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी जो इनके रिक्वेस्ट थी, इस्तदा थी, वो सारी की सारी कर दी मुस्तरद, बल्कि उन्होंने अपने ऑर्डर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। आर्टिकल 189 और 190 का जिक्र करते कि जनाब तमाम इदारे जो हैं वो पाबंद हैं, फेडरेशन के तमाम इदारे पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में, और जो 14 मई का हुक्म है उसकी अमलदारी, उस पर अमल दरामद करवाना तमाम वफाकी सूबाई तमाम महकमों पे, तमाम इदारों पे फ़र्ज़ है। ये जब उन्होंने जारी कर दिया तो उसके बाद फिर चीखें जो हैं वो निकल रही हैं, बदस्तूर निकल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो डटी हुई है और उनका कहना है कि हम आइन की बालादस्ती के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे नज़दीक कोई भी नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो गुफ्तगू है उसका जायज़ा लिया जा रहा है, और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जब भी शुरू हुई तो उसमें मौलाना साहब भी आएंगे, और मरीम साहिबा की तकरीरें भी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, वो भी उनको भी नोटिस जाएगा और मौलाना साहब को भी नोटिस जाएगा, और ये डिस्क्वालिफिकेशन के साथ साथ सज़ाएँ भी होंगी। तो ये है अब तक की सूरत हाल। लेकिन मामला ये है कि एक तरफ ये कहते हैं, पंजाब में आपको बता दूं कि क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि पंजाब में इनके जो पूरे पंजाब में इनको 60 से नीचे नंबर है जो इनके पास टिकट होल्डर थे, 60 से नीचे सीटें। ये है एक्चुअल पंजाब की सूरत हाल। मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है मुस्लिम लीग नवाज का पंजाब में। और एक पिछले इलेक्शन ये, बल्कि ये रिजीम चेंज से पहले मुस्लिम लीग नवाज अच्छी खासी कंपटीशन में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही वो रिजीम चेंज का हिस्सा बनी और मौलाना नवाज शरीफ साहब इन सब ने वो ड्राइंग रूम में बैठ के शहबाज शरीफ साहब ने जनाब बाजवा से जो डील की, उस डील के नतीजे में और एक साल के अंदर अंदर पंजाब में बिल्कुल काया पलट चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में बदल चुकी है, पलट चुकी है, और ये उम्मीदवार तलाश कर रहे हैं लेकिन उम्मीदवार इनको नहीं मिल रहे। और यही इसी वजह से इन्होंने कहा जी बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट नहीं किया, चौधरी परवेज इलाही साहब ने सही कहा है कि बाइकआउट नहीं किया, बल्कि इनको नज़र आ रहा है कि इनके साथ होनी क्या है, और इसी वजह से ये अक्ल से ना काम लेने के बजाय एक कोऑपरेशन करें, लेकिन ये मुसलसल दबा रहे हैं अपोजिशन को, मीडिया को, और ये जितना ज़्यादा दबाएंगे उतनी ही ज़्यादा इनका सत्यानाश होगा और इनके खिलाफ नफरत फैलेगी। ये थी नहीं अब तक की अपडेट्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।